हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आज एक और नई क्लास में। और जो हमारी पेडागोजी मास्टर सीरीज़ चल रही थी, आज उसकी एक और क्लास है आपके सामने। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटी सी थ्योरी हम आज पढ़ने वाले हैं और एक मज़ेदार ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे इस ट्रिक के थ्रू हम इस थ्योरी को याद रख सकते हैं। एरिक एरिक्सन का नाम अगर आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत करी होगी अभी तक तो सुना होगा, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। लेकिन नहीं भी सुना तो भी कोई बात नहीं, आज ही आपको ये बिल्कुल याद हो जाने वाला है और इसके बाद आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इतनी आसान और मज़ेदार सी थ्योरी है। ठीक है क्या इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का तो आपने सुना होगा इस वर्ड को। लेकिन नहीं सुना तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर सीटेट के लिए ही पढ़ने आए हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, एरिक एरिक्सन एक व्यक्ति हैं जिनकी एक थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, और उसी थ्योरी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। नाम से क्या पता चल रहा है, मनोसामाजिक, मन और सामाजिक, यानी कि ये ऐसी थ्योरी है जहाँ पर मन और समाज के बीच एक जो रिलेशन है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इन्होंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी एक डेवलपमेंटल थ्योरी है। ठीक है, यानी कि विकासात्मक सिद्धांत है, विकास के बारे में बात करता है कि एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में ही यहाँ पर भी बात होती है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ये एरिक्सन है कौन। एरिक होमबर्गर एरिक्सन इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे तो आपको बस इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चीज़ें रटनी है, याद करनी है। ठीक है, तो इनकी ये थ्योरी है ही साइको सोशल डेवलपमेंट की। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, जिनके लिए इनको कई बार इस पूरी थ्योरी को इस टर्म से जान लिया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रेड कलर का मार्क मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क है, आइडेंटिटी क्राइसिस। और अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद रख लीजिएगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस जहाँ भी बोलेगा आपको एरिक्सन का नाम लेना है, एरिक एरिक्सन होमबर्गर। ठीक है, इनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था। अभी समझेंगे कि क्या होता है ये टर्म और क्या मतलब है इसका, अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं जाना। ठीक है, एरिक्सन व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट लाइफ स्पैन। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इनकी थ्योरी है, ठीक है, ये जो इनकी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने एक व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में, पूरे जीवन को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एक व्यक्ति के पूरे जीवन को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। ये वाली स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी ना, एक छोटा सा इन्फेंट नज़र आ रहा है, छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन्होंने बचपन से लेकर के, जब से बच्चा पैदा हुआ और जब तक उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रही, उस पूरे जीवन को, एक व्यक्ति के पूरे जीवन को 8 स्टेजेस में टोटल डिवाइड कर दिया। और इन्हीं 8 स्टेजेस के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, बस इस थ्योरी में बस हमें इतना सा, सिर्फ 8 स्टेजेस के बारे में जानना है। वो भी इतनी ईजी है ना, मैं आपको अभी एक मज़ेदार सी ट्रिक बताऊँगा, आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगी और सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान सी हैं। ठीक है, होता ये है, इन्होंने जो अपनी स्टेजेस बताई उसको इस तरीके से बताया कि हर एक स्टेज पे एक चैलेंज आएगा व्यक्ति के जीवन में। जैसा कि हम सबके लाइफ में एक कोई ना कोई चैलेंज होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई चैलेंज होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं यार कि अब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो शायद आगे की लाइफ हैप्पी होगी और हमारी लाइफ से सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे और हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। नॉर्मल लाइफ मतलब जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बस मज़े मज़े चल रहे होंगे, है ना। लेकिन ऐसा फिर नहीं होता। फिर आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको लगता है यार स्कूल आसान था, कॉलेज मुश्किल है। फिर उसके बाद जब आपका कॉलेज, आप सोचते हैं कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तब आप शायद हैप्पी हो जाएं। फिर जब आपकी नौकरी लग जाती है तब आपको लगता है कि अब फिर वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम, है ना, फिर वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम। फिर आप सोचते हैं कि अब शायद रिटायरमेंट हो जाए, तब मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून हो जाए, तब मैं सुकून से बैठ जाऊँ। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी जब शुरू होती है और जब तक ख़त्म होती है, तब तक आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज चलता रहता है और उसी चीज़ के बारे में ये थ्योरी हमें थोड़ा सा बताती है। ठीक है, इन्होंने भी 8 स्टेजेस जो बता रखी हैं, हर एक स्टेज में एक चैलेंज है व्यक्ति के सामने। ठीक है, हर एक स्टेज में एक चैलेंज है और कैसे इन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर बच्चे का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, अगर वो खुद को मैनेज कर ले गया, उसने सारी चीज़ों को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, तब तो उसके अंदर एक पॉजिटिव वर्च्यू डेवलप होगी, यानी कि एक सकारात्मक मूल्य
पैदा होगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण विकसित होंगे अगर उस स्टेज को उसने बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिया। वहीं अगर वो उस स्टेज की प्रॉब्लम्स को उस चैलेंजेस में कहीं ना कहीं फेल हो गया या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे या वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया जैसे ही एक्सपेक्टेड स्टेजेस जो चैलेंजेस उसके सामने उस स्टेज में थे, तो उस स्थिति में वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। उसकी जो मतलब उसका जो विकास है उससे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसके बारे में अभी हमें समझना है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या क्या बातें हो रही हैं, अभी जब हम एक एक स्टेज को देखेंगे ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। अभी जब हम रिवीजन करेंगे तभी से देखेंगे, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये रही इनकी 8 स्टेजेस। अब हम बस इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से लेकर के 8 स्टेजेस उन्होंने बता रखी हैं और इतने में ही आपकी ज़िंदगी शुरू से लेकर के अंत तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये मज़ेदार सी ट्रिक है। अगर आपने अभी तक पढ़ ली हो, देखी तो नहीं, देख लिए तो फिर यार ये चीटिंग हो जाएगी। देखना मत, अभी मैं बताऊंगा। देखो, पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। क्या है इसके बारे में, कैसे काम करता है, मतलब कौन सा चैलेंज है, कौन सी वर्चू है, वो सब अभी हम समझते हैं। नेक्स्ट स्टेज का नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रेटिविटी वर्सेस डिस्पायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या अंग्रेजी में बक के जा रहे हो, यहाँ हिंदी वाले बच्चे भी तो हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने हर एक स्टेज के बारे में उनके हिंदी के नाम भी लिख रखे हैं, उनकी डेट, उनका एज ग्रुप, उनके जो भी वर्चू है, सब कुछ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, ठीक है। अभी तो मैं बस आपको इसका नाम बता रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन समझ लो उसे, ठीक है। अभी पता भी नहीं चलेगा कब इंट्रोडक्शन में आपकी पूरी थ्योरी आपको समझ में भी आ जाएगी। सो स्टेज फर्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे याद करने की ट्रिक बताऊँ कि इतने अजीब अजीब से नामों को याद कैसे करेंगे, ये देखो, TAII, TAI मतलब ताई, ठीक है। जो हमारी बड़ी मम्मी कहते हैं कहीं कहीं, ताई या बड़ी मम्मी। ताई आई आई रे, जान बचाओ आई रे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कुछ ना कुछ शैतानी कर रहे होते हैं तो बड़ी अम्मा आ जाए उनको डांटने के लिए, तो भागो भागो ताई आ गई। सो ताई आई आई रे, जान बचाओ आई रे, जन बचाओ आई रे। देखो, तो TAI तो शुरू की आपकी 3 स्टेजेस हो गई, और ये 3 आई आपकी नेक्स्ट स्टेजेस हो गई, और ये जेन, ये वाली स्टेज हो गई जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट स्टेज आपका आई से इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ताई आई आई रे, 3 बार आई होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ताई आई आई रे, जान बचाओ आई रे। यही जैसे छोटी सी पोएम होती है ना, उस तरीके से अगर आपको आसान इससे याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप अगर अच्छे से याद कर सकते हैं तो ठीक है, वो भी आपके लिए जैसा आपको सूटेबल हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, ट्रिक से भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। ट्रिक से जो बात है वो ये है कि शुरू की 5 स्टेजेस ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो शुरू की 5 स्टेजेस हैं वो ही आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है, तो इसलिए आपको सारी की सारी स्टेजेस याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सारी की सारी स्टेजेस रटने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। शुरू की जो 5 स्टेजेस हैं वो आपके बचपन से लेकर के आपके एडोलेसेंस पीरियड तक की स्टेजेस हैं, ठीक है। एडोलेसेंस यानी कि जब तक बच्चा स्कूल में होता है तब तक की स्टेजेस हैं, और तभी तक का ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे TGT का एग्ज़ाम हो, चाहे PGT का या PRT का, ठीक है। सो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने हैं, यही वाली स्टेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 से 5 तक की। 6, 7 है और 8 स्टेजेस जो हैं वो आपके आगे की लाइफ के बारे में बात करती हैं, तो वो आपके बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो ताई आई आई तक, ताई आई आई भी इतना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ताई आई, या फिर ताई आई स्क्वायर भी कह सकते हो। आई स्क्वायर मतलब 2 बार आई, ठीक है। ताई आई स्क्वायर या ताई 2 आई ताई 2 आई, जैसे भी आपको ये आसान लगे आप वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान से स्टेजेस हैं। अब एक एक स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक स्टेज को थोड़ा सा समझेंगे कि कौन सी स्टेज में क्या चैलेंज है, किसके बारे में मैं कब से बकवास कर रहा हूँ, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेज फर्स्ट क्या है, स्टेज फर्स्ट का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये स्टेज जो है ये तब की स्टेज है जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है। कब की, जब बच्चा पैदा हुआ, यानी जब से पैदा हुआ है और 1.5 साल तक की उम्र तक की जो स्टेज है, ये वो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया कौन सी स्टेज,
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। अब इसी तरीके से आपको हर एक स्टेज पे एक वर्सेस मिलेगा, यानी बनाम मिलेगा। यानी एक तरफ तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चीज़ मिलेगी और दूसरी तरफ वहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ होगी। तो अगर बच्चे के इस स्टेज पे बच्चे के साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे, तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मकता आएगी और वो एक किसी न किसी वर्चू यानी किसी न किसी एक विश्वास, एक मूल्य को बच्चे के अंदर पैदा करेगी। और वहीं अगर सारी चीज़ें ठीक से नहीं हुई तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रह जाएगी और बच्चे के आगे का जो विकास है वो उससे प्रभावित होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो टाइम होता है 1 से 1.5 साल का, ये कौन सा टाइम है? ये इन्फेंसी का टाइम है। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सा मतलब ये कौन सी स्टेज है, कौन सा टाइम है, तो ये जो टाइम है ये है इन्फेंसी का टाइम। याद रहेगा इन्फेंसी का टाइम, ठीक है। ये कौन सा टाइम है? इन्फेंसी का टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। शैशवा अवस्था का जो पीरियड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी काम है, जो एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क है उसको ठीक से फीड कराया जाए, यानी उसको ठीक से खाना पीना टाइम से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, उसको टाइम से दूध पिलाया जा रहा है नहीं जा रहा, उसको जो लव केयर वार्मथ चाहिए वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। यही इस स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। ध्यान रखना, हर एक स्टेज का कुछ ना कुछ टास्क होगा, ठीक है। हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ टास्क है। देखो टास्क यानी किसी ना किसी स्टेज में, हर एक स्टेज में आप कुछ ना कुछ काम करने होंगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो उस स्टेज में होनी चाहिए। तो इस स्टेज का इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? फीडिंग, यानी कि फीडिंग कराना या बच्चे की केयर करना, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट टास्क हैं। बच्चे का ठीक से ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, उसका सूसू पॉटी ठीक से चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसका डायपर वगैरह चेंज हो रहा है, उसको वार्मथ दी जा रही है या नहीं दी जा रही, उसके आसपास 4 लोग हैं या नहीं है, उसकी माँ या उसके पिता उसको ठीक से प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर बस उसको दूध पिला करके एक साइड में छोड़ दिया और मम्मी अपना काम करने में लगी हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, हर एक फैमिली मेम्बर उसका ख्याल रख रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, भले वो किसी से बोल नहीं पा रहा पर समझ रहा है सब कुछ, वो फील कर सकता है। सो अगर सारे लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको उसकी केयर कर रहे हैं, उसको वार्मथ दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? एक ट्रस्ट पैदा होगा, ठीक है, एक विश्वास पैदा होगा जीवन के प्रति। वो सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखिएगा। आगे चल करके एक जो भावना है ट्रस्ट की, एक विश्वास की जो भावना है, एक जीवन के प्रति जो आशा है, होप, यहाँ पर जो मेन वर्च्यू है वो होप है, ठीक है। बच्चे के जीवन के प्रति एक आशा उसके अंदर पैदा हो पाएगी, ठीक है, एक होप डेवलप हो पाएगी कि हाँ जी, जो दुनिया है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर हमें अपने लाइफ को आगे बिताना है। और वो हर एक किसी पर विश्वास कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे किसी पर विश्वास ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज़ में उनको शक नज़र आता है, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक मिसट्रस्ट, अविश्वास की भावना अगर उसके अंदर सारी चीज़ अगर ठीक से नहीं रही तो वो एक अविश्वास उसके अंदर पैदा हो जाएगा। वहीं अगर सब कुछ अच्छा रहा, सारी उसकी केयर अच्छे से हुई, उसका डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, जो भी उसके आसपास उस स्टेज का जो भी काम है, जो भी टास्क है, उसको ठीक से फीड कराया गया, उसकी केयर की गई, उसको लव एंड वार्मथ दिया गया, उसको प्यार दिया गया, सब कुछ उसके साथ अच्छा हुआ, तो उसके जीवन में एक मूल्य पैदा होगा, एक विश्वास आएगा, एक ट्रस्ट आएगा, एक होप आएगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें इस स्टेज के बारे में आपको याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। एक तो ये कि ये कौन सी स्टेज है? इन्फेंसी वाली स्टेज है, जिसको इन्होंने, एरिक्सन ने क्या नाम दिया है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। देखो हिंदी में आपको नाम बहुत सारे अलग अलग मिल सकते हैं, कई बार चेंजेस, लेकिन इंग्लिश में नाम जो है वो हमेशा एक ही रहेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में याद हो तो इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के लिए रो रहे हो तो फिर आप ये वाला नाम याद कर सकते हो, वरना इंग्लिश में क्वेश्चंस देख भी सकते हो। मतलब ठीक है, मैंने हर जगह वही नाम लिखने की कोशिश की है जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर सकते हो, विश्वास बनाम अविश्वास। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 से 1.5 साल। इसका सबसे मेन टास्क क्या है? फीडिंग या लव एंड केयर, जो भी बच्चे को उस समय दिया जा रहा है। और कौन सा मूल्य बच्चे के अंदर डेवलप होगा अगर वो पॉजिटिव रहा? तो आशा, होप, ठीक है। शायद अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टेज फर्स्ट। इसके बाद आता है दूसरा हमारा स्टेज सेकेंड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट,
ठीक है। इस स्टेज का नाम क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। हिंदी में कहते हैं स्वायत्ता बनाम लज्जा। अब स्वायत्ता का मतलब होता है फ्रीडम या फिर मतलब सेल्फ रिलायंट, मतलब जो किसी पे निर्भर ना हो, ऑटोनॉमी, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की जो स्टेज है, इसकी जो उम्र है वो है 1.5 से 3 वर्ष तक की। जो 1.5 से 3 वर्ष तक का बच्चा होता है, और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है टॉयलेट ट्रेनिंग का, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग का, जहाँ पर अगर बच्चा अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह को ठीक से कर पाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर वो अपने छोटे मोटे काम जो हैं या टॉयलेट ट्रेनिंग है, जो मतलब सुसु पॉटी करना, वो खुद से कर पा रहा है, जा पा रहा है, उनको कंट्रोल कर पा रहा है, जब उसे सुसु पॉटी लग रही है वो किसी को बता रहा है, या आसपास जहाँ भी जैसे भी सुविधाएं हैं वो उनको यूज़ कर पा रहा है ठीक से, ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड पॉजिटिव हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जिसको हम कहेंगे स्वायत्ता, ठीक है। एक ऑटोनॉमी आएगी, एक सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी कि हाँ भाई मैं अपने कामों को खुद कर सकता हूँ। वहीं अगर वो उन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या आएगा? शेम एंड डाउट आएगा। उसको डाउट रहेगा, क्या मैं अपनी सारी चीज़ों को कर पाता हूँ ठीक से, या फिर कहीं ना कहीं शर्म आएगी उसे कि मैं तो ये चीज़ें कर ही नहीं पाता, या मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस स्टेज की, यानी कि ये जो 1.5 से 3 वर्ष तक का जो टाइम है, इसका जो मेन काम है, जो मेन टास्क है वो क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। और इसी के साथ बच्चा जो है छोटे छोटे काम भी करता है इस स्टेजेस में। जैसे उसको घर वालों ने बोला कि ये ग्लास उठा करके वहाँ रख दो, तो वो उन चीज़ों को, छोटे मोटे काम जो हैं, अपने आप से कुछ कर लेना, या टीवी चलाना, या फिर मान लो किसी खिलौने को उसने बना करके दिखा दिया, पूरा पजल वगैरह होता है ना, उसको उसने पूरा सॉल्व कर लिया। तो ये सारे जो टास्क हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इसका मेन टास्क क्या है? मेन टास्क अगर आपसे इस स्टेज का पूछता है तो आपको क्या कहना है? टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे की ठीक से होती है तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डेवलप होगा, और जो मूल्य है विल, यानी कि एक इच्छा शक्ति उसके अंदर होगी कि हाँ जो मेरी लाइफ है वो आगे बहुत पॉजिटिव है और मैं सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। एक इच्छा शक्ति जागेगी, इच्छा शक्ति होगी उसके अंदर कि हाँ मैं भी बहुत सारे कामों को कर सकता हूँ, है ना। जब आप उसे छोटे छोटे काम करने देंगे ना और वो उनको पूरा कर लेगा, जैसे उसको आपने बोला कि बेटा ये ग्लास रखा हो, या बेटा जाओ किचन से वो सामान लेकर के आओ, या उसने खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग को कर लिया, या उसने अपने सुसु पॉटी को कंट्रोल कर लिया, या उनको अब वो जा पा रहा है इसलिए खुद मैनिपुलेट कर पा रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये चीज़ें खुद कर सकता हूँ। तो यहाँ से उसके अंदर एक विल डेवलप होगी, एक इच्छा शक्ति पैदा होगी आगे के जीवन के लिए कि हाँ जी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अब वो हर काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा, है ना, वो पीछे नहीं हटेगा, वो हर काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा अपने आगे की लाइफ में भी। लेकिन अगर वहीं ये सारी चीज़ें इस स्टेज में अच्छे से नहीं हुई, मान लो उसने ग्लास उठाया, उसके माता पिता ने उसको डांट दिया, ग्लास रख, तोड़ देगा तू तो उसको, है ना, और या फिर और कुछ कर रहा है तो उसको डांटना, हर चीज़ में उसको डांटना, मना करना, टोकना, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाएगा कि यार मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाऊँगा। उसके अंदर एक डाउट आ जाएगा, क्या मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। तो इसका भविष्य में भी उसके ऊपर असर दिखेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको खुद पर डाउट रहता है हमेशा कि यार क्या मैं ये कर पाऊँगा। वो हमेशा बस इस सोच में ही लगे रह जाते हैं कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उनके अंदर हमेशा एक डाउट बना रह जाता है, या कहीं ना कहीं वो हमेशा एक शेम में रहते हैं, यार ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं पाता, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है पर मेरे बस की तो ये है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ कब होगी? जब उसके एक्सपीरियंसेस स्टेज में अच्छे नहीं होंगे। वहीं अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रहा, उसके पेरेंट्स ने उसको सारी चीज़ें करने दी, टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई, तो वहाँ पर उसके अंदर एक ऑटोनॉमी आएगी, एक स्वायत्ता आएगी, एक सेल्फ डिपेंडेंस आएगा, और जीवन के प्रति एक इच्छा शक्ति यानी मूल्य जागृत होगा, जिसको हम कहते हैं विल, ठीक है। तो इस स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। और इस स्टेज में जो वर्च्यू है, जो मूल्य है, कौन सा डेवलप होगा? इच्छा शक्ति, कि उसके जीवन में वो आगे कुछ कर सकता है, ठीक है। तो स्टेज 2 है जो वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम लज्जा। अगर वो बहुत अच्छा रहा तो उसके अंदर स्वायत्ता आएगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। वहीं अगर नेगेटिवली रहा तो उसके अंदर लज्जा आ जाएगी, हमेशा के लिए एक डाउट बैठ जाएगा मन में कि क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा, क्या मैं इस दुनिया में एक
जो रेस चल रही है उसमें आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1.5 से 3 साल तक का टाइम। बहुत ही ये जो स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत कई हद तक हमारी लाइफ से भी रिलेट करती हैं। जैसे हमारी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता कि हम ऐसे क्यों हैं या इसके पीछे क्या वजह है ना। कुछ लोग होंगे जो आप में से भी जिनको लगता हो कि यार मैं किसी काम को अगर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपकी किसी स्टेज में वो चीज़ें कमी रह गई हों और उसको सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ पे स्टक होकर रह गए हों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। अब ये स्टेज कौन सी है? ये स्टेज है 3 से 5 साल की, 3 से 5 साल की, और ये एग्जैक्टली वो स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड की, ठीक है। याद रखना ये स्टेज कौन सी है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये स्टेज कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज। 3 से 5 वर्ष या फिर वो 2 से 6 वर्ष तक का टाइम पीरियड है ना अर्ली चाइल्डहुड का, 2 से 6 वर्ष तक का टाइम पीरियड। तो ये स्टेज वही वाली स्टेज है 3 से 5 वाली अर्ली चाइल्डहुड की, जहाँ पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। इस स्टेज का नाम क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और हिंदी में अगर कहें तो हम इसे उपक्रम बनाम दोष इसका नाम है, यानी कि पहल बनाम हीनता। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है पहल बनाम हीनता, कि या तो वो हर जगह इनिशिएटिव ले या फिर उसके अंदर एक हीनता आ जाएगी, एक गिल्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो साइड है वहाँ पर वो हर चीज़ में इनिशिएट कर रहा होगा, एक पहल कर रहा होगा। वहीं अगर वो उन चीज़ों को नहीं कर पाया तो उसके अंदर एक हीन भावना आएगी, एक गिल्ट आएगा, यार मेरे बस की नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। इस स्टेज का मेन टास्क है एक्सप्लोरिंग, ठीक है। इस स्टेज के दौरान बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लोर करता है। अगर आपने वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी होगी तो ये वो वाली स्टेज होती है, लेटेंसी स्टेज, जब बच्चा जो है वो स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता है ना। और उस टाइम उसका जो मेन टास्क है, अगर आपको याद होगा सिगमंड फ्रॉइड में, तो उसके अंदर जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं वो सारी कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है वो स्कूल लाइफ में, और वो उन्हीं कामों को ठीक से करने लग जाता है, ठीक है। तो मेन काम इस स्टेज का ये है कि बच्चा एक्सप्लोर करने लग जाएगा। अब वो स्कूल जाना शुरू करेगा, है ना। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष तक का, उसमें बच्चा स्कूल जाता है तो अपने आसपास वो लोगों से मिलेगा जुलेगा, उसका सोशलाइजेशन होगा, वो अलग अलग तरह के गेम्स वगैरह खेलेगा, खेल खेलेगा, लोगों से मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर इन सारी चीज़ों में और कई सारी चीज़ें वो खुद से इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे वो बोलेगा कि मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो खुद से पहन सकता हूँ, या मम्मा मुझे अपना शूज़ जो है वो खुद पहनना है ना। वो अपने छोटे छोटे कामों को खुद करने की कोशिश करेगा, उसको फील होगा कि अब वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज में जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, आपको उसे इनिशिएट करने देना है, उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और ज़्यादा प्रोत्साहन देना है, ताकि वो और ज़्यादा चीज़ों में इनिशिएट करे, पहल करे, ठीक है। कुछ लोग और वहीं अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाता, या आप या फिर एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए दोषी बनता है, तो उसके अंदर एक गिल्ट आ जाएगी, एक हीन भावना आ जाएगी कि यार ये चीज़ें मैं नहीं कर पाता, या मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। अब यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होगा, जो मूल्य डेवलप होगा, वो है पर्पस। उसके अंदर एक उद्देश्य विकसित हो पाएगा अपनी ज़िंदगी के प्रति, एक पर्पस आ पाएगा कि यार मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब आप पता है किसी काम को जब आप इनिशिएट करना सीख जाते हैं, जब आप शुरू करना सीख जाते हैं, तो फिर आगे चल के आपके अंदर ये भावना भी आ जाती है कि अब तो मुझे इसे करके रहना है, ठीक है। अब ये मेरा लाइफ का पर्पस है, अब मुझे इसको पूरा करना है। तो इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से इनिशिएट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, तो एक मूल्य डेवलप होगा इसमें, जिसे हम कहते हैं पर्पस या उद्देश्य। जीवन के प्रति एक उद्देश्य आएगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ठीक है। तो आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान सी बात है। अर्ली चाइल्डहुड का ये टाइम पीरियड है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। इस स्टेज का मेन टास्क आपको एक्सप्लोरेशन है और इनिशिएट करने देना है आपको सारे कामों को। अगर बच्चा कुछ भी काम को शुरू करना चाह रहा है खुद से, ठीक है, उसको डांटना मारना या पीछे हटाना नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो एक नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, गिल्ट आ जाएगी, एक हीन भावना आ जाएगी और वो किसी भी चीज़ को शुरू नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ में भी आपने अपने आसपास चारों तरफ देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी काम को शुरू करने से डरते होंगे। वो सोचते होंगे यार मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, वो आगे वाला बंदा कर लेगा, ठीक है। लाइन में वो पीछे जा कर के खड़े हो जाएंगे
कि यार मैं क्यों आगे बढ़ूँ, वो आगे वाले देख लेंगे या वो इनिशिएट कर लेंगे, मैं उनके पीछे पीछे चल लूँगा। तो इनिशिएट करने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ उनके साथ पॉजिटिवली हुई, उनको बचपन से ही अगर इस तरीका ये जो मतलब इस स्टेज पे ही अगर उनके साथ ये पॉजिटिव साइड में उनको ले जाया गया, उनको पहल करने दिया गया, तो वो खुल करके आगे आएंगे, इनिशिएट करेंगे, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है उनके अंदर आ पाएगी, ठीक है। हर काम के लिए वो आगे आ पाएंगे। तो ये चीज़ इस स्टेज में डेवलप होती है। अगर आपके आसपास भी कोई छोटा बच्चा है इस स्टेज में, या आप जब टीचर बनेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं उनको आपको हर काम के लिए इनिशिएट करने देना है, आपको उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि हर काम में वो पहल कर सकें, ठीक है। तो इस स्टेज का जो मेन वर्च्यू है वो है पर्पस, यानी कि एक उद्देश्य। और स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 वर्ष तक का है। तो तीन स्टेजेस पढ़ ली हमने। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, स्टेज 4, जिसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। हिंदी में कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। ये जो स्टेज है ये है हमारी स्कूल एज की एग्जैक्ट स्टेज, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जो स्कूल एज का टाइम पीरियड है, जब बच्चा प्रॉपर स्कूल जा रहा होता है, स्कूलिंग उसकी चल रही होती है। और अब 5 से 12 वर्ष तक का ये उम्र है, ठीक है। और यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब ये है, इंडस्ट्री का मतलब किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने से नहीं है, इंडस्ट्री का मतलब परिश्रम से है। क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो स्कूल में जा रहा होता है, 4 लोगों से मिल रहा होता है, 4 लोगों के बीच उसका एक जो मतलब सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है। अब ऐसे में उसे यहाँ पर परिश्रम करना होता है, एक अपने आप को और ज़्यादा निखारना होता है, अलग अलग चीज़ों में अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होता है। स्पोर्ट्स में हो चाहे पढ़ाई में हो, हर जगह उसके अंदर एक कॉम्पीट की जो भावना है, उसके आसपास 4 लोग हैं जो उसके जैसे हैं, तो उनके साथ उसको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए जो ये स्टेज है ये इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटीज़ का नाम है, जहाँ पर उसे एक तरफ तो परिश्रम होता है और दूसरी तरफ है इन्फीरियरिटी यानी कि हीनता। अब ये एग्जैक्टली जो टाइम पीरियड है ये है स्कूल एज का टाइम पीरियड, यानी इस टाइम बच्चे की प्रॉपर स्कूलिंग चल रही होती है, उसके आसपास एक बहुत अच्छा ग्रुप होता है जहाँ पर उसके जैसे ही होते हैं और उनके साथ उनको कॉम्पीट करना होता है। अब यहाँ पर अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहीं, बच्चे की स्कूल में बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ड्राइंग में बहुत अच्छा है, या अलग अलग तरह की उसके अंदर स्किल्स हैं, तो यहाँ पर उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, यानी कि क्षमता। कॉम्पिटेंसी का मतलब है क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। वो चीज़ों को कर पाने में सक्षम होगा, उसके अंदर एक भावना पैदा होगी कि हाँ भाई मैं सारी चीज़ों को खुद कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक क्षमता विकसित होगी, कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। 4 लोगों के बीच उसको ये नहीं लगेगा कि यार मेरे को तो ये चीज़ नहीं आती, या मैं इस चीज़ में कम हूँ, या मैं इस चीज़ में पीछे हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। लेकिन अगर स्कूल एक्टिविटीज़ वो ठीक से नहीं कर पा रहा, या स्पोर्ट्स में वो अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई अगर ठीक से नहीं कर पाता, तो उसके अंदर एक हीनता आएगी कि 4 लोगों के बीच उसे लगेगा कि यार ये 4 लोग मुझसे अच्छे हैं और मैं ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान सी स्टेज है, आपको समझ में बिल्कुल बात आ रही होगी। स्टेज 4 जो है 5 से 12 वर्ष तक की स्टेज है, जब बच्चे की प्रॉपर स्कूलिंग चल रही होती है। अगर स्कूल की एक्टिविटीज़ जो हैं, यहाँ जो मेन टास्क है वो आपका मेन टास्क यही है, मेन टास्क आपका स्कूल से रिलेटेड ही है। और जो आपकी वर्च्यू है यहाँ पर क्षमता। अगर वो स्कूल के सारे टास्क जो हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा करना हो, चाहे स्कूल की एक्टिविटीज़ में अच्छा करना हो, तो अगर वो सब जगह अच्छा करता है तो उसके अंदर जो भावना है वो एक परिश्रम की भावना पैदा हो पाएगी, वो और ज़्यादा मेहनती बच्चा बनेगा, ठीक है। भविष्य में वो अपने सारे कामों को बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएगा। वहीं अगर यहाँ पर उसका नेगेटिव साइड हुआ, या कहीं ना कहीं उसके स्कूल एक्टिविटीज़ अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, स्पोर्ट्स अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, उसके विकास पर पड़ेगा, जो कि हीनता है। उसके अंदर एक इन्फेरिटी की भावना आ जाएगी, आत्मग्लानि की भावना आ जाएगी कि यार ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, या यहाँ 4 लोगों से मैं कम हूँ, ठीक है, यहाँ मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, शायद आपको अभी ये समझ में आ ही रही होगी। नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस वाली स्टेज से, ठीक है। 100% मार्क करके रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इसी स्टेज में आपको आइडेंटिटी क्राइसिस जो वर्ड मैंने कहा था वो भी मिलने वाला है, ठीक है।
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अब ये जो स्टेज है वो है 12 से 18 तक साल की उम्र, यानी कि एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है ये वो वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। एडोलेसेंस वाला जो टाइम पीरियड है ये वो किशोरावस्था कहते हैं हिंदी में। एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है, माउस से यहाँ पर लिखा नहीं जाता प्रॉपर्ली इसलिए आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो किशोरावस्था की जो अवस्था है ये वो टाइम पीरियड है, और हिंदी में कहते हैं पहचान बनाम भूमिका, ठीक है। पहचान बनाम भूमिका का भ्रम होता है इस स्टेज में। इस स्टेज का जो मेन टास्क है वो है सोशल रिलेशनशिप्स। अब एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे भी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होती है। बच्चा अपने आसपास जो उसके सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको उसे और बेहतर करना होता है, उनके बीच अपनी एक जगह बनानी होती है सोसाइटी में। जैसे उसे ये फील होता है, यहाँ पर जो बच्चा है ना वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, हु आई एम, मैं हूँ क्यों, मेरा पर्पज़ क्या है, मेरी लाइफ का क्या पर्पज़ है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या मेरी क्या जगह है इस सोसाइटी में, इन लोगों के बीच कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे प्यार नहीं करता, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बच्चा हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, उसे क्षण भर में तो उसके मम्मी पापा कहेंगे कि तू अब बड़ा हो गया है, और फिर जब वो कहीं बाहर खड़ा होगा, बाहर किसी काम को कर रहा होगा, तो उसके कहेंगे तू अभी छोटा है, तू अभी बच्चा है, तू अभी काम को नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेज है वो एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है, ठीक है। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, उसके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे, ठीक है, अगर वो अपनी सोसाइटी में ठीक से इंटरेक्ट कर पा रहा है, उसका इंटरेक्शन सोसाइटी में बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ठीक है, उसके अंदर एक पहचान क्रिएट होगी। उसे पता चलेगा कि सोसाइटी में उसका क्या रोल है, ठीक है, ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, उसमें उसकी क्या भूमिका है, ये उसे पता चल पाएगी, ठीक है। तो सोसाइटी में क्या उसकी भूमिका है ये उसे पता चल पाएगा। लेकिन वहीं अगर उसका इंटरेक्शन ठीक से नहीं हुआ, एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर 4 लोगों से बात करने को उसे नहीं मिलता, एक कमरे में अकेले पड़ा रहता है, या उसकी सोसाइटी में उसके आसपास कोई बहुत लोग अच्छे नहीं है, उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उसके अंदर हमेशा एक रोल कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, या मेरी क्या ज़रूरत है, या मतलब वो उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहेगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, ठीक है, मेरी लाइफ का क्या पर्पज़ है, मुझे क्या करना है आगे, मैं हूँ कौन। इस तरह के सवाल उसके अंदर बने रहेंगे अगर वो नेगेटिव साइड में चला गया, अगर उसके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे, ठीक है। वहीं अगर वो सब कुछ बहुत अच्छे से करता है तो उसके अंदर एक फिडेलिटी का वर्च्यू आएगा, जो मूल्य आएगी वो आएगा फिडेलिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा आएगी, सत्य के प्रति निष्ठा आएगी, कर्तव्य निष्ठा आएगी। उसको पता चल पाएगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, मुझे क्या करना है, या मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसे पता चल पाएंगी, ठीक है। और यहीं इसी स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म एरिक्सन ने कॉइन किया वो था आइडेंटिटी क्राइसिस। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जो काल है ये पहचान के संकट का काल है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। इन्होंने कहा कि ये जो समय है ये आइडेंटिटी क्राइसिस का समय है, पहचान के संकट का काल है। बच्चे को लगता है ऐसा कि उसे क्षण भर में लगेगा कि हाँ मेरी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, और क्षण भर में उसे लगेगा कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, लोग मेरे मतलब इस दुनिया में मेरा कोई पर्पज़ ही नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस होगी इस स्टेज में, उसे अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ कौन, क्या मेरी लाइफ का पर्पज़ है। इसलिए उन्होंने इस स्टेज को क्या कहा, एडोलेसेंस की स्टेज को क्या कहा, आइडेंटिटी क्राइसिस कहा। ये आपको ध्यान रखना है एरिक्सन ने। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सी स्टेज है, 12 से 18 वर्ष तक की एडोलेसेंस तक का टाइम पीरियड है ये। और सोशल रिलेशनशिप यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर बच्चा ठीक से सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ रहता है, तो उसके अंदर एक फिडेलिटी आएगी, कर्तव्य निष्ठा आएगी, सत्य के प्रति निष्ठा आएगी। उसको पता चल पाएगा कि वो कौन है, उसकी एक पहचान बन पाएगी, उसकी एक आइडेंटिटी बन पाएगी। वो खुद को समझ पाएगा कि उसको भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, सोसाइटी में उसका क्या रोल है, ये चीज़ें उसको पता चल पाएंगी। वहीं अगर ये चीज़ें नहीं हुई, सब नेगेटिव रहा, तो उसके अंदर एक रोल कन्फ्यूज़न आ जाएगा। वो खुद को जान नहीं पाएगा, खुद को पहचान। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे, युवा मिलेंगे जो 25 साल के 30 साल के हो गए होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। वो अभी भी कन्फ्यूज़न में घूम रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ, या मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। ये चीज़ें उन्हें अभी भी नहीं पता होंगी। 25 साल के होंगे या 30 साल के हो गए और वो अभी भी भटके पड़े। तो हो सकता है कि इस स्टेज में उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नहीं, जब एक नेगेटिव इंटरेक्शन रहा हो सोसाइटी में, ठीक है।
उनके सोशल रिलेशनशिप्स ठीक ना रहे, उनके आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी जो थी वहाँ उनका इंटरेक्शन अच्छा ना हुआ हो, इसलिए उनके अंदर ये रोल कन्फ्यूज़न होगा। वहीं अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा 16-17 साल की उम्र में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत से मिलीनियर बिलीनियर हैं जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें पहले से पता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उन्हें काम क्या करना है, उनका पर्पज़ क्या है। तो क्यों? क्योंकि उनके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बाकी की स्टेजेस भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आपको मैंने कौन कौन सी 5 स्टेजेस बताई। ठीक है, सबसे पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें आपका फीडिंग मेन टास्क था, जहाँ पर एक आशा, एक होप पैदा होती है बच्चे में, अपने जीवन को लेके एक विश्वास पैदा होता है। ठीक है, 1 से 1.5 वर्ष तक का ये उम्र है। उसके बाद था हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम लज्जा, जहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग मेन टास्क था। अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से कर पाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंसी, एक विल आती है, कि एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है आगे। वहीं अगर नेगेटिव रहा तो सेम एंड डाउट आ जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा, और एक शर्म की भावना उसके अंदर बैठ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जहाँ पर अगर मेन टास्क जो था वो एक्सप्लोरिंग था, प्ले, खेलना कूदना, छोटे छोटे कामों को खुद से शुरुआत करना, और वहीं अगर वो इन सब चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाता तो उसकी एक हीन भावना, एक गिल्ट उसके अंदर पैदा हो जाती है। और यहाँ पर जो वर्च्यू है, जो मूल्य है, वो एक पर्पज़ है, यानी कि बच्चे के अंदर एक पर्पज़ डेवलप होता है, एक मूल्य डेवलप होता है, कि एक उद्देश्य आ जाता है कि हाँ मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट स्टेज थी हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये प्रॉपर स्कूल एज का टाइम है, जब बच्चा प्रॉपर स्कूलिंग में होता है और स्कूल के एक्टिविटीज़ में बिजी होता है, और यहाँ पर उसे अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो परिश्रमी बन पाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, और कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता पैदा होगी उसके अंदर, एक क्षमता डेवलप होगी, वो सारे कामों के लिए सक्षम समझेगा अपने आप को, उसे लगेगा कि हाँ मैं ये कामों को कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर एक विश्वास होगा इस चीज़ का। और अगर यही सारी चीज़ें नहीं हुई तो उसके अंदर एक हीनता आ जाएगी कि यार 4 लोगों के साथ जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, या मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा हूँ या हीन समझ रहा हूँ, उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो मेन काम जो है इस स्टेज का वो स्कूल एज है। स्कूल के जो अलग अलग काम हैं, प्रोजेक्ट वर्क हो गया या कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम हो गया, स्पोर्ट्स का काम हो गया, ये सारे इसके मेन टास्क हैं। वर्च्यू क्या है? कॉम्पिटेंसी, यानी कि क्षमता एक विकसित होगी। ठीक है, 5वीं स्टेज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 12 से 18 वर्ष तक की ये उम्र है, पहचान बनाम भूमिका का भ्रम, और इसे एडोलेसेंस का टाइम पीरियड कहते हैं, किशोरावस्था का ये समय है। और यहाँ पर जो मेन टास्क है वो सोशल रिलेशनशिप्स हैं। अगर आपके इंट्रैक्शंस, सोशल इंट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं तो आपके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा, एक सत्य निष्ठा पैदा होगी, और आपको एक पहचान मिलेगी, आपको पता चल पाएगा कि आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है और आपको क्या करना है, आप क्यों आए हैं, आप कौन है, सोसाइटी में आपका क्या काम है, ये आपको पता चल पाएगा। वहीं अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव रही तो आपके अंदर एक भूमिका भ्रम आ जाएगा, आपके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका रोल क्या है, आपके अंदर एक रोल कन्फ्यूज़न आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 स्टेजेस बचती हैं आपके पास, स्टेज 6, 7 और 8। ठीक है, जो आपका आगे का टाइम पीरियड है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे एक बार ज़रूर समझेंगे। स्टेज 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 40 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है, और यहाँ पर मेन इसको हिंदी में कहते हैं घनिष्ठता बनाम पृथकता। इंटीमेसी मतलब जब आप, ये वो टाइम पीरियड है ना जब आप अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स बना रहे होंगे, आपका शादी, विवाह, प्यार, बच्चे, जो जितने भी रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपके एग्जैक्टली हो रही होती हैं, और शादी और अब अलग अलग तरह से लोगों से मिलना और जो आपके और अदर रिलेशनशिप्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहा, आप सब कुछ एक नॉर्मल चलता रहा, आपके सारी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या आपके और जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपके अंदर एक घनिष्ठता आएगी, एक इंटीमेसी आएगी, और एक वर्च्यू डेवलप होगा लव का। ठीक है, आप लव दे पाएंगे और लव ले पाएंगे। ठीक है,
यानी कि आप प्यार कर पाएंगे लोगों से और खुद भी प्यार दे पाएंगे लोगों को। वहीं अगर ये चीज़ें ठीक से नहीं हुई, आपको आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या कोई ऐसा ज़िंदगी में आपको धोखा मिल गया, मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो पाए, सोशल रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं ख़राब हो गए, तो आपके अंदर एक आइसोलेशन आ जाएगी, एक पृथकता आ जाएगी, आपको एक अकेलापन आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी स्टेज, सिंपल है एकदम, आपको समझ में आया होगा। अगर सारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहे तो आप बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, आपके अंदर एक प्यार, एक प्रेम की भावना होगी, आप लोगों को प्रेम दे पाएंगे, प्रेम ले पाएंगे और कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ नहीं कर पाए तो आप एक आइसोलेशन में चले जाएंगे, आप अलोन में रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है आपका स्टेज 7, जिसको हम कहते हैं जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब जेनरेटिविटी का मतलब है उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने काम पर ध्यान देना है, और एक पेरेंटिंग हुड का जो टाइम पीरियड है ये वो चीज़ है। 40 से 65 वर्ष का टाइम पीरियड इन्होंने बता रखा है इसमें, जब एक इंसान मतलब जम के अपने लाइफ का जो करियर है उसको सेट करने में लगा होता है, मतलब अपने करियर को जी रहा होता है। ठीक है, अपने काम को ठीक से करने में लगा होता है, कुछ ना कुछ बनाने में लगा होता है कि यार 4 पैसे इकट्ठा कर लूँ, काम अच्छा चल जाए और बीवी बच्चों को पाल लूँ, और क्या चाहिए। तो ये वो टाइम पीरियड है कि 4 पैसे इकट्ठा करना है और बीवी बच्चों को पालना है। सो वर्क और पेरेंटहुड यहाँ पे मेन टास्क है आपका। ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है, उत्पादनशील बनना है, जनरेटिविटी आनी है अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा। वहीं अगर किसी ना किसी तरह का स्टैग्नेशन आ गया, कुछ ना कुछ अवरोध आ गया आपकी लाइफ में, आपने बिज़नेस शुरू किया, आपका बिज़नेस ठीक नहीं चला, या आपकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही, आपके बच्चे अगर ठीक नहीं हैं, या आपकी रिलेशनशिप वो भी यहाँ पर प्रभावित करेगी, आपकी मैरिज अगर सक्सेसफुल नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो स्टैग्नेशन आ जाएगा। आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आपको रुकी फील होने लगेगी, अवरोध फील होने लगेगा। और यहाँ पर जो एक वर्च्यू है, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आपके अंदर एक केयर की भावना पैदा होगी। ठीक है, आप सबकी केयर कर पाएंगे, बच्चों की केयर कर पाएंगे, बीवी की केयर कर पाएंगे, अपने माता पिता की केयर कर पाएंगे, या आपके अदर जो रिलेशंस हैं आप उनकी केयर कर पाएंगे। एक वर्च्यू जो है वो आपके अंदर डेवलप होगी केयर की। ठीक है, लोगों की आप केयर कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान सी स्टेज है उत्पादनशीलता और स्टैग्नेशन। और मेन टास्क जो है वो आपका वर्क और पेरेंटहुड है, वर्च्यू आपका केयर है। ठीक है, लास्ट स्टेज आती है आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब यह है 65+, यानी कि 65 साल से ऊपर आप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक का ये टाइम पीरियड है। वो हाथ में जो कंठी माला लेकर के है ना, ये वो वाला टाइम है जब राधे राधे जपना है। और स्टेज इस 8 जो आपका लास्ट स्टेज है, और इस स्टेज में क्या होता है, लाइफ का एंडिंग टाइम होता है जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में कि आप अब तक ज़िंदगी में क्या किया, क्या कमाया, कैसी रही लाइफ, ये सोचने का टाइम होता है, आराम से बैठना होता है, रिटायरमेंट्री का टाइम होता है, और एक विजडम की भावना यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक है, तो ये 8 स्टेज थी जहाँ पर अगर आपको लगता है, अगर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, ठीक है, अगर आप फील करते हैं कि मैंने सब कुछ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया, जो जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पाया, ठीक है, तो आपके अंदर एक सत्यनिष्ठा आती है, एक इंटीग्रिटी आती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ के प्रति कि हाँ यार चलो सब कुछ अच्छा रहा, मेरी लाइफ, बीवी बच्चे रहे, काम धंधा अच्छा चला, सब कुछ अच्छा रहा, मैंने जो जो चाहा था अपनी ज़िंदगी में वो मैं कर लिया मैंने। तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा और आप सुकून से भगवान को प्यारे हो पाएंगे। लेकिन अगर सारी चीज़ें अच्छे से नहीं रही तो आपके अंदर एक निराशा आएगी, एक डिस्पेयर आएगा, एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे आप, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की कुछ ना कुछ इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई रहती हैं, या उनको फील होता है कि उनकी जो लाइफ है वो जितना वो चाहते थे उतना अच्छी नहीं हुई, या इस तरह की कुछ ना कुछ भावना उनके अंदर ज़रूर रहती होगी, इसलिए एक निराशा या इंटीग्रिटी या डिस्पेयर उनके अंदर रह जाता होगा। ठीक है, तो स्टेज 8 यानी 65+ का जो टाइम है वो रिफ्लेक्शन का टाइम है अपनी बीती हुई ज़िंदगी पर, और अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सेटिस्फाइड रहे, तो आपके अंदर एक सत्यनिष्ठा आएगी, एक वर्चू आएगा जिसको कहते हैं विजडम, यानी कि एक जो ज्ञान और अनुभव का जो फील है कि हाँ एक समझदारी कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आप फील हो पाएंगे और 4 लोगों को भी बता पाएंगे कि यार ऐसे ऐसे लाइफ होती है, ऐसे ज़िंदगी होती है, तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, और लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं
तो मतलब आप 4 लोगों को भी बता पाएंगे जब आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ आप सक्सेसफुल रहे, आपकी ज़िंदगी जो है वो सक्सेसफुल रही, तो आपके अंदर एक विजडम आएगी। लेकिन वहीं अगर आप निराश रहे तो आप ना किसी से बात करना चाहेंगे और आपके अंदर एक निराशा आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है फिर, और यहीं से आपकी 8 स्टेजेस यहाँ पर आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 स्टेज में आपकी लाइफ एरिक्सन ने ख़त्म कर दी। ठीक है, पहला स्टेज है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा सेम वर्सेस ऑटोनॉमी, तीसरा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चौथा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, पांचवा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, छठवां इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सातवां जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, या फिर आप इसको और क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, ये 8 स्टेजेस हैं, जिसमें पहले स्टेज में अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बच्चे की बहुत अच्छी केयर हुई, उनको प्यार दिया गया, दुलार दिया गया, इन्फेंसी का ये टाइम पीरियड होता है, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, दूसरा है ऑटोनॉमी, जब बच्चा सब कुछ चलने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा होता है, तो वहाँ उसके अंदर एक विल पावर आएगी, टॉयलेट ट्रेनिंग का ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक इच्छा शक्ति जागृत होगी उसके अंदर कि हाँ मेरी लाइफ है और मैं आगे लाइफ को जीना चाहता हूँ, लाइफ बहुत अच्छी है। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस पर्पस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जहाँ पर प्री स्कूलिंग का टाइम है, ये प्री स्कूल का ध्यान रखिएगा, मैंने शायद से स्कूलिंग का टाइम बताया था। प्री स्कूलिंग का टाइम है जब स्कूल से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, जब बच्चा जस्ट स्कूल जाना शुरू ही करता है। ठीक है, तो उसे एक डायरेक्शन नज़र आती है, एक पर्पस नज़र आता है लाइफ के प्रति, मेरी ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य नज़र आते हैं कि हाँ मुझे लाइफ जो है इसलिए जीनी है या इस तरफ जीनी है। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो प्रॉपर स्कूल एज का टाइम है, जहाँ पर वो स्कूल की एक्टिविटीज़ में बिजी होता है, सारे स्कूल के काम उसको करने होते हैं और उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, एक क्षमता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस का टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, जहाँ पर अगर आपका सोशल इंटरेक्शन वगैरह बहुत अच्छा रहता है तो आपके अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, आपके अंदर एक फेडिलिटी आती है, एक सत्यनिष्ठा आती है, कर्तव्य निष्ठा आती है, आपको पता चल पाता है आप कौन है, आपको क्या करना है सोसाइटी में। ठीक है, वहीं अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप क्या एक रोल कन्फ्यूज़न में फंस के रह जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपकी ज़िंदगी क्यों है, कैसी है और क्या है। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जहाँ पर अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है, तो आपके अंदर क्या आएगा, एक अफेक्शन और लव की जो भावना है वो पैदा हो पाएगी और आप खुद से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, लोगों को प्यार दे पाएंगे, लोगों से प्यार ले पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो आपके अंदर एक आइसोलेशन आ जाएगा। और तो इसमें उन लोगों का एग्जांपल हो सकता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जैसे अपने सल्लू भैया सल्लू भैया को आप इसमें डाल सकते हो। वैसे तो अब मिडिल एज हो गई है उनकी जनरेटिविटी की, लेकिन आप देख सकते हो अभी तक उनके, वैसे यहाँ पर कुछ लोगों की अपनी भी मर्ज़ी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई या जिसकी मैरिज नहीं चली तो वो आइसोलेशन में ही रहेगा। कुछ लोगों की अपनी मर्ज़ी भी होती है जो खुद से शादी वादी नहीं करते हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे या और हमारे मोदी जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ आइसोलेशन में ही चली जाएगी जिसकी शादी नहीं होगी, बट ये एक जनरल स्टेज है, मतलब जहाँ पर अगर आप सोशल रिलेशनशिप्स आपकी ठीक नहीं होती हैं या आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं कह सकते हैं वो ठीक नहीं होंगी, तो आपकी आइसोलेशन वाली स्टेज आ जाएगी। जेनेटिविटी वर्सेस मिडिल एज है आपका जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, जहाँ पर आपको काम धंधे पे अपने जोर देना है और यहाँ से आपका प्रोडक्शन और केयर एक जो भावना है वो डेवलप हो पाती है। और उसके बाद लास्ट स्टेज है आपका बुढ़ापा, जब आपको राम नाम जपना है और अपनी लाइफ पे एक प्रकाश डालना है कि मेरी पूरी लाइफ कैसी रही, कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, जो करना चाहता था सब क्या कर लिया, और अगर सब कुछ आप पॉजिटिव रहा, एक अच्छा बुढ़ा बन पाया, तो आपके अंदर एक विजडम आ पाएगी कि हाँ जी मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया है, तो मैं 4 लोगों को और बता सकता हूँ कि ज़िंदगी कैसी होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक चिड़चिड़े बुढ़े बन के रह जाएंगे। तो ये थी हमारी 8 स्टेजेस की कहानी, बहुत ही आसान सी, और शायद आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्रिक आपको बताई थी, एक बार बताता हूँ दोबारा। ताई आई आई रे, जान बचाओ आई रे तो ये ट्रिक है, अगर ये 8 स्टेजेस याद रखनी है, और ध्यान रखना आई 3 बार है यहाँ पर,
ठीक है। एक तो ताई में ही आई आ जा रहा है, उसके बाद 3 बार आई आई है, ताई आई रे, जान बचाओ आई रे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, अगर आपको याद रखना हो। ये स्टेज शुरू की 5 स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रख लेना। और ये लास्ट में एक रिवीजन के लिए मैंने चार्ट ऐड किया, जहाँ पर एज वाइज कौन सी होप है, ठीक है, कौन सा वर्च्यू आएगा और कौन सा मेन टास्क है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप देख करके रिवीजन कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो PDF है ये आपको चाहिए होगी रिवीजन के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर बहुत सारे सीटेट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, पिछले साल के नए भी नोट्स, डेली के डेली अपडेट वहाँ होते हैं, सारी की सारी अपडेट्स वहाँ मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लो, चाहे नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, कहीं से भी ज्वाइन कर लो। चैनल पे भी बटन मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ से ज्वाइन कर लो, बस कर लो, ठीक है। इसके अलावा और अगर मुझसे मिलना हो कुछ, मतलब मुझसे कुछ पूछना हो, बात करनी हो, तो कमेंट कर सकते हो नीचे, तारीफ़ कर सकते हो, या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अदर सीरीज़ हैं सीटेट के लिए, ये वाली सीरीज़ में आपको बहुत बताना चाहूँगा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है अभी, और ये वाली जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सिर्फ 5 वीडियोज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, और बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिवाइज़ करने को आपको मिल जाएंगी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ में, ठीक है। बाकी की आप खुद भी चेक कर लेना। तो बस आज की कितनी सी कहानी थी, और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।